मित्रों राम राम। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दी राजन पांडे शो में। मित्रों, जिस समय मैं आप सबसे संवाद करने बैठा हूं उस समय तक वैसे दोपहर में ही मैंने जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं मैं उनको बड़े सम्मान से ममता दीदी संबोधित किया करता था। अब दीदी से संबोधित करने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं रह गई है और ना मन मन में उनके प्रति कोई ऐसा सम्मान भी रह गया। सच कहूं तो देखिए, 2 दिन 3 दिन पहले से आप सबने भी सुना होगा, वो वीडियो फुटेजेस भी देखी होंगी। आपने ट्विटर पे अगर आपने देखा हो या न्यूज चैनल्स पे आपने देखा हो। देखिए, आमतौर पे जो पश्चिम बंगाल है ना, वहां से दो चीज मैं थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ही बोल रहा हूँ मैं कि रसोगुल्ला और एक ही संदेश करके जो मिठाई व्यंजन है, जब कभी हमको याद आता है तो मुंह में पानी आ जाता है। और पश्चिम बंगाल के वे वीर मतलब महान बलिदानी, जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर हमको आज़ादी दी, है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, अरविंद घोष हो, खुदीराम बोस हो, मैंने वो मेरा सबसे फेवरेट 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 मतलब जिससे मेरी अंतरात्मा जागृत हो जाती है, ऐसा कह लीजिए, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हो, या अब राष्ट्र कवि, अब वैसे मैथिली शरण गुप्त जी हैं, बट फिर भी नोबेल प्राइज विनर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन गण मन, जब आज भी वो हमारा, अब साहब कितना महिमा गाऊंगा मैं। तो देखिए साहब, अभी एक जो संदेश आ रहा है ना, संदेश खाली जो जगह है पश्चिम बंगाल से, जहाँ पे महिलाएं, वो निरीह महिलाएं, बिल्कुल आम महिलाएं हैं वे, है ना, जिनका कोई अपना, उनके पास मतलब पावर नाम की चीज उनके जीवन में होती ही नहीं है। वे विशुद्ध रूप से, आप ऐसा कह लीजिए कि निरीह, जो शब्द यूज कर रहा हूं ना मैं, वे निरीह महिलाएं हैं। और उन्होंने जिस प्रकार से अपनी वेदना, मजबूरी में, मैं जानता हूं उनके ऊपर क्या बीती होगी, कैसे उन्होंने अपना जीवन सर्वाइवल मोड पर ही चला रही हैं वे। और आज जो कम से कम सोशल मीडिया का समय है, आज सामने आकर अपनी बातें रखी, वह वेदना रखी, बातें भी नहीं वेदना रखी। परंतु और जिस प्रकार से मतलब उनको ही आज टारगेट किया जा रहा है। मैं अभी देखिए 2 दिन 3 दिन हो गए इस बात को, मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया था क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था कि ममता बनर्जी का इस पर कोई बयान आए, तब मैं कुछ कह सकूंगा कि वे क्या एक्शन ले रही हैं, क्या एक्शन नहीं ले रही हैं। तो मुझे बहुत पीड़ा हुई आज विधानसभा में, पश्चिम बंगाल विधानसभा में, जिस प्रकार से उन्होंने कल्प्रिट को डिफेंड किया। और मतलब यहाँ पे भी क्षुद्र राजनीति करने से वे बाज नहीं आई। वह उनकी कितनी मतलब भर्त्सना की जाए ना, वे एक महिला हैं, महिलाओं का दर्द तो कम से कम समझ सकती थी वे। देखिए, मैं उनको मॉरलिटी नहीं पढ़ा सकता, है ना। आज वे उस मुकाम पर है जहां पर मैं तो क्या, मैं तो बहुत ही आम व्यक्ति हूं। कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी, बड़े से बड़े व्यक्ति से मेरा मतलब है चाहे राजनीतिक रसूख रखने वाला व्यक्ति हो या इंटेलेक्चुअल हो या कोई भी हो, आज उनको मॉरलिटी का पाठ नहीं पढ़ा सकता, ना पढ़ाने जाएगा। वे एक प्रदेश की मुखिया हैं और सबसे बड़ी बात, वे एक महिला मुखिया हैं, है ना। वैसे बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट की बात चलती है पूरे भारत में, क्या पूरे ग्लोब में ही चलती है। खासतौर पे भारत को लेकर कुछ एक वर्ग है जो विशेष तौर पे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बड़ा ही वाचाल रहता है। ऐसे समय पे इनके मुंह में दही जम जाता है। मैं नाम भी लेने को ले सकता हूं, एक बड़ी मुखर पत्रकार रही हैं, है ना, एंटी मोदी खान मार्केट गैंग का बड़ा अपना उस समय वो ट्विटर पे ही अपने कुछ एक फ्रेंड्स के साथ, आमतौर पे वे भी सब महिला पत्रकार ही होती थी, उनके साथ वो रील्स बना के या फोटो डाल के कि यस वी आर फ्रॉम खान मार्केट गैंग, इस टाइप से कटाक्ष करती थी मोदी साहब पे।
तो वे आज टीएमसी के ही टिकट पर राज्यसभा में मनोनीत कर दी गई हैं। आज वे बिल्कुल चुप हैं। उनके पति राजदीप सरदेसाई जो बड़े वाचाल रहते हैं, मतलब कोई भी मोदी सरकार के खिलाफ एक मुद्दा मिल जाए तो शायद है कि पूरा दिन 24/7 वे अपने न्यूज चैनल पर अनवरत रूप से वे गाते रहेंगे। परंतु ना तो राजदीप सरदेसाई, मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ ना, राजदीप सरदेसाई कुछ के मुंह से कुछ मैं ऐसा सुन रहा हूँ कि जो क्रिटिसाइज कर रहे हो वो, हाँ, और भी हैं वो रविश कुमार, जो मतलब उनके विषय में तो मैं बात करना भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई विल वोमिट। हाँ, एक नाम जरूर मुझे अप्रत्याशित रूप से जो खुलकर बोला और बिना मतलब किसी मुरब्बत के बोला, वो है अभिषार शर्मा। देखिए, वो भी एंटी मोदी इमेज रखने वाले एक पत्रकार हैं, परंतु जिस प्रकार से उन्होंने प्रियंका वाड्रा जी को चैलेंज किया, राहुल गांधी जी को चैलेंज किया, एज ए होल कांग्रेस को चैलेंज किया, या विपक्ष के बाकी नेताओं को, अरविंद केजरीवाल को चैलेंज किया कि आप लोग अब ये संदेश खाली के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हो। आज सबके मुंह में दही जमी हुई है, कोई एक शब्द आपने किसी के मुंह से सुना क्या? प्रियंका वाड्रा जो यूपी में बड़ा जाके सीना चौड़ा करके बोलती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आज वे कहां हैं? आज उनको पश्चिम बंगाल में जो वे निरीह महिलाएं, और 1 2 10 20 50 भी नहीं है, वे एक क्वांटिटी में हैं। जिस प्रकार से उस कल्प्रिट ने, जो कि ईडी का जिसकी तलाश कर रही है, मुजरिम है, भागा भागा फिर रहा है, उसके लिए आज ममता बनर्जी जिस प्रकार से विधानसभा में बैटिंग कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि अगर वे शायद है कि मतलब उनके पास कुछ जुडिशियल पावर होता तो वो उसको बेदाग बरी कर दी होती। उन्होंने मतलब इतना घिनौना कुछ एक बयान दिया कि जो संदेश खाली है वे आरएसएस का बैटन है, आरएसएस का मतलब कह लीजिए स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये आरएसएस भाजपा वाले मिलकर कर रहे हैं। बोले मतलब इस हद तक कि वे चली गई कि हम उन महिलाओं को जिन्होंने मुंह पे कपड़ा बांधकर कैमरे के सामने आकर अपनी तकलीफ व्यक्त की, हम उनके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब अब आप सोच लीजिए, सिर्फ कल्पना से परे है। अब वे महिलाएं करें तो करें क्या? सिर्फ बात उन महिलाओं की नहीं है, ये वो तो सिर्फ एक एग्जाम्पल जैसे हैं। उन्होंने पता नहीं कैसे हिम्मत कर ली कि वे आज इस सोशल मीडिया के युग में सामने आकर उन्होंने अपनी वेदना व्यक्त की। और वे कहीं किसी एजेंसी के पास नहीं गए, उन्होंने सोशल मीडिया को माध्यम चुना। सो दैट क्या हो रहा है संदेश खाली में, पश्चिम बंगाल में, पूरे भारत को और शायद कि विश्व को पता चले। तुष्टीकरण की राजनीति ने मतलब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पराकाष्ठा जिसको बोलते हैं वह लांग रही हैं अब तो। देखिए, 2019 के भी चुनाव हुए थे और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी जो हुए थे, उसके बाद खासतौर पे हिंदू समाज को जिस प्रकार से वेदना झेलनी पड़ी, उनको अपना घर द्वार छोड़कर कहीं अन्यत्र जाना पड़ा। तो यह तो सिर्फ एक उतनी ही खबरें हैं कि जितनी की सोशल मीडिया की वजह से सामने आ पाती हैं। सुदूर कहीं जो एक्सट्रीम रिमोट में क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, यह तो कल्पना से भी परे है। कहने को हिंदू एक बहुसंख्यक समाज, वो एक किस वेदना से जूझ रहा होगा पश्चिम बंगाल में, आदमी सोचकर सिहर जाता है। अब देखिए, एक वीडियो फुटेज तो ऐसा था कि पुलिस वालों को जिस प्रकार से बंधक बनाकर कुटाई की जा रही थी। अब चूंकि वह वीडियो मतलब वह एक्स पर था, ट्विटर पर था, और जैसा कि बताया जा रहा था और भाषा से भी लग रहा था कि पश्चिम बंगाल का ही वीडियो था। मैं उसको प्रामाणिक तौर पे नहीं कह सकता कि वो पश्चिम बंगाल का ही था, परंतु जिस प्रकार का और वेरीफाइड हैंडल से वो वीडियो था, मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूं कि जब पुलिस वालों की स्थिति है कि उनको बंधक बना के बिल्कुल इस प्रकार से उनकी मार कुटाई की जा रही है, तो आम व्यक्ति
खासतौर पे जो कहने के लिए बहुसंख्यक है उसकी क्या स्थिति होगी, ये तो कल्पना से भी परे है। तो जिस प्रकार से मैं तो बोलता हूं ये जो इंडी एलियंस है ना, इसके जितने भी घटक दल हैं, इफ दे हैव द स्पाइन, तो वे एक बार मुंह खोलकर ममता बनर्जी के ये जो भी संदेश खाली से संदेश आ रहे हैं उसकी एक बार आलोचना बस कर दे, मैं मान जाऊंगा कि यस दे हैव द गट्स, दे हैव द स्पाइन, है ना, सही को सही और गलत को गलत बोलने का मादा है उनके पास। नहीं है साहब, क्योंकि वे डरते हैं। उनको अभी भी उम्मीद है, अरविंद केजरीवाल जो इतना मतलब मोदी जी का एक जो कैंपेन था बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ या बेटी पढ़ाओ लाइक दैट, उसको लेकर कितना ज्यादा वे मतलब अगर सोचिए, अगर यह जो संदेश खाली से संदेश आ रहे हैं अगर किसी भाजपा शासित प्रदेश में हुआ होता, तब यह विपक्ष मतलब बोलने में और लगता है बट घाघरा उठा उठा के नाच रहा होता। फिर राजस्थान का वो एक एमएलए हो या अभी बाद में भी वो एक सीकर का कोई केस आया है, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस उभर कर आया है, तो यह सब चीजें है ना। मैं तो सबसे ज्यादा देखिए मुखर तरीके से अगर कोई बोलती थी तो वो बस वो लगता है वो चुनावी कैंपेन था उनका, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आज प्रियंका गांधी जी का कहीं आता ही पता नहीं है। एक बार ममता बनर्जी से वो बात तो कर लें कि एक्चुअल है क्या हो। जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने एक तरह से क्लीन चिट ही दे दी है कल्प्रिट को, तो मुझे तो नहीं लगता है कि वे जो निरीह महिलाएं हैं जिन्होंने जाने कैसी कैसी वेदना सही है, तकलीफ सही है, अपनी इज्जत गंवाई, असमत गंवाई है ना, क्या करें वे भाई। जब एक वो होता है कि जब बाढ़ ही खेत को चर रही होगी तो खेत बेचारा क्या करेगा। मतलब हम जो बिल्कुल आम व्यक्ति है वह तो सिर्फ एक संवेदना जताकर ही रह जाएगा, और जो कुछ कर सकते हैं तो आई डोंट नो व्हाट दे विल बी एबल टू डू। शुभेंदु अधिकारी जी को देखा, वे संदेश खाली जाना चाहते थे, उनको रोक दिया गया। अभी कल या परसों में जो भाजपा के वहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको तो टीएमसी के गुंडों ने जिस प्रकार से मारा कूटा, वे तो एक वीडियो में तो ऐसा देख रहा था मैं कि उनकी स्थिति नाजुक है। तो एक ये जो अनार्की वाली जो सिचुएशन पश्चिम बंगाल में है, मतलब सिहर जाने वाली चीजें सामने आ रही हैं। मतलब आज की डेट में अगर जो दो प्रदेश खास तौर पे अगर मुझे सबसे ज्यादा संवेदनशील लगते हैं तो वो तो एक है पश्चिम बंगाल, दूसरा फिर ये पंजाब, जहां से अभी ये जो किसानों का सो कॉल्ड किसान, जो सो कॉल्ड किसान है ना, जो आप वीडियो फुटेजेस देखेंगे तो भैया वो 2 करोड़ 4 करोड़ की कार में गरीब किसान आ रहे हैं अब एमएसपी की मांग को लेकर। बड़ा हास्यास्पद लगता है ये। और अब तो कुछ बहुत वैसे मुखर होकर बड़े वोकल फार्मर्स, सो कॉल्ड फार्मर्स आ रहे हैं जो अपना एजेंडा क्लियर कम से कम वे सामने तो रख रहे हैं। मैं इस बात के लिए उनकी तारीफ करूंगा कि कम से कम वे अपनी बात रख रहे हैं कि व्हाट द एक्चुअल रीजन इज दैट दे आर दे आर इन दिल्ली, क्या करने आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं। आप सबने सुन लिया होगा वह संदेश, टीवी पे भी मैंने, न्यूज पे भी सुना, हालांकि मैंने तो सुबह ही देख लिया था, सुन लिया था कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से मोदी जी का कद बहुत बढ़ गया है। सो टू बी लिटल उनको मोदी जी की इमेज को टेम्पर करने के लिए, मोदी जी को छवि धूमिल करने के लिए एक उनको कोई एक ऐसा एजेंडा चाहिए कि वे किसी भी प्रकार मोदी जी की छवि को राष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे डैमेज कर सकें। मुझे तो कम से कम उस सो कॉल्ड फार्मर की वह बात, मैं उसके लिए उसको दाग दूंगा कि भाई कम से कम तूने सही जो हिडन एजेंडा है तेरा, वो तेरा या पूरे जो एक सो कॉल्ड प्रोटेस्ट चल रहा है, वो तूने सामने ला दिया।
और वह किसान, वो कैसे उसको सो कॉल्ड किसान को कैसे कोई भूल सकता है? वो तो साफ बोलता है कि बोले भैया हमको, हम सबसे ज्यादा बलिदानी पंजाबी थे, और सो व्हाई शुड हिंदू रूल। वो तो साफ बोल रहे हैं कि हमको तो उनके साथ ही नहीं रहना है। एक सो कॉल्ड फार्मर तो और भी आगे बढ़ गया, बोले मोदी इस बार पंजाब आया था तो बच के चला गया था, इस बार आए तो देखते हैं कैसे बच के चाहता है। तो अब आप सोच लीजिए, यह स्थिति एन लोकसभा चुनाव के पहले हमेशा इस प्रकार की न्यूसेंसेस क्रिएट किए जाते हैं। और अभी खासतौर पे मैं जो पश्चिम बंगाल की वे जो हमारी माताएं बहनें हैं, जिन्होंने वह जो पीड़ा से गुजरी हैं, संवेदना के अलावा हम जो बहुत ही कॉमन पीपल हैं ऑफ इंडिया, सिर्फ संवेदना ही जता कर रह जाएंगे। और बहुत मैं तो अब मेरी संवेदना और बढ़ रही है उन महिलाओं के प्रति, क्योंकि नाउ अब वो उनको और भी ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ेगी। क्योंकि जिस प्रकार से ममता बनर्जी बोल रही थी कि उन्होंने वो जो मास्क्ड वुमन थी, जिन्होंने चेहरे पर अपना कुछ बांध रखा था, मास्क लगा रखा था और कैमरे के सामने वोकल थी, उन सबको हम ढूंढ रहे हैं और उन सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मतलब उनके लिए अब वे महिलाएं भी जो पहले शोषण का शिकार हुई, वे सब भाजपा की स्पॉन्सर्ड हैं, भाजपा की वो आरएसएस की वे सदस्य हैं, और टीएमसी को बदनाम करने के लिए ही वे उन्होंने ये सब कुचक्र रचा है। तो व्हाई नॉट फिर वो, अब देखिए राजा जो होता है ना, राजा रानी, अब देखिए प्रदेश का जो मुखिया होता है इट्स इक्विवेलेंट टू राजा ऑफ दैट स्टेट। तो वह जो कल्प्रिट है ना, शाहजहां शेख जो नाम है शायद उसका, तो वह, मैं पूरा विश्वास है मेरे को कि ममता बनर्जी की जानकारी में ही होगा कि वो कहाँ है, कैसा है। तो वो भागा भागा क्यों फिर रहा है? आकर बता दें, सामने आके वो अपनी लीगल लड़ाई लड़ सकते हैं भाई, वे तो समर्थ हैं। आम आदमी ही रहता है कि वो बेचारा, उसके ऐसे हाथ पैर फूल जाते हैं और कुछ वो हुआ तो वो तो मर ही जाता है। तो ये सो है ना, फिर एक तुलसी बाबा तो पहले ही बता गए हैं, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, सामर्थवान का कभी कोई दोष होता ही नहीं है। तो कम से कम सामने आकर अपनी बात तो रखे। और फिर जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने उसके लिए बैटिंग कर ही दी है विधानसभा में, तो अब तो उसके मन में कोई संदेह होने ही नहीं चाहिए। तो चौड़े में आकर बोले और शायद कि विधानसभा का टिकट पाए तो विधायकी का चुनाव लड़े, और ममता बनर्जी तो जिता भी देंगी, बाई हुक और बाई क्रुक। तो देखिए, अब समय ऐसा है ना, उन महिलाओं के प्रति हमारी संवेदनाएं और बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि अब वे दो चक्कियों में पिस जाएंगी। पहले तो जो उन्होंने जुल्मों सितम सहे होंगे, अब जो कहर और उनके ऊपर पड़ रहा होगा ना, हम सब आप साहब बहुत कॉमन आदमी हैं, सिर्फ संवेदना जता कर रह जाएंगे। और जिनके हाथों में है वे कुछ कर सकते हैं, जो शायद है कि अभी लोकसभा चुनाव के हो जाने तक का इंतजार करेंगे। तब तक सिर्फ हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, आराध्य प्रभु श्री राम से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हमारी वे माताएं, वे बहनें, उनको सकुशल रखें, और जितनी पीड़ा सह ली उन्होंने सह ली, अब आगे उनको कोई भी पीड़ा ना सहनी पड़े। चलिए साहब, तो ये बात तो हो गई पश्चिम बंगाल की, और वे जो पंजाब हरियाणा से जो कुछ सो कॉल्ड फार्मर्स आ रहे हैं, दिल्ली को हाईजैक करना चाहते हैं, है ना। तो अब इनके विषय में अब और क्या बात की जाए, क्या बताया जाए, जब उनके पास एक जो एजेंडा है वो सब आप लोगों ने देख ही लिया होगा, सुन ही लिया होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि हु रियली दिस पीपल्स आर, वे कोई हमारे जो किसान हैं भाई, रेस्ट ऑफ द अदर स्टेट्स के जो किसान हैं, वे क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उनको? अगर सारी समस्याएं उन्हीं को हैं तो फिर भाई ये तो फिर कोई किसान आंदोलन तो हुआ नहीं। वो तो एक कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि हम अक्सर ही, हमेशा ही, अक्सर क्या, हमेशा ही एंटी मोदी रहते हैं, एंटी मोदी गवर्नमेंट रहते हैं, उनका ये जत्था आया हुआ है, कुछ दिन शोर शराबा करेगा, फिर और सब कोई जानते भी हैं कि इनके पीछे है कौन।
कौन इनको स्पॉन्सर कर रहा है, कौन इनको भड़का रहा है, या कौन इनको इस प्रकार से प्रोवाइडिंग फ्यूल कि नहीं आ पाओ, इस प्रकार से यहाँ पर हल्लड़ गुल्लड़ मचाओ, और आम जनता खासतौर पे दिल्ली की और जो एनसीआर में रहते हैं उनको हैरान परेशान करो। और तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, होने जाना कुछ नहीं है, बट ये है कि चलो मोदी साहब की अगर जो 2-4 सीटें कुछ कम हो सकती हैं इनसे प्रभावित होकर, हम उसी को अपनी जीत मान लेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं साहब थोड़ा सा हम अपने इस तथाकथित इंडी एलियंस की, जिसकी शुरुआत क्षरण की पहले से चल रही है ना। इसमें आज एक नया नाम जुड़ गया, आप जानते ही होंगे, फारूक अब्दुल्ला जी, है ना। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, आईएनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सॉरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर्वे सर्वा, और उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला, दोनों एक्स सीएम जम्मू एंड जे.एंड.के उन्होंने आज टाटा बाय कर दिया इंडिया एलियंस को, क्योंकि वे जानते हैं ना कि कुछ मिलना जुलना है नहीं, उल्टा वे अपनी पार्टी को ही कमजोर करेंगे। स्वाभाविक है कि देखिए आज हर कोई रियलाइज कर रहा है कि इंडिया एलियंस में ऐसा कोई भी ना तो कोई चेहरा है कि जिसको आगे करके हम मोदी सरकार के खिलाफ वोट ला सकें, बटोर सकें और कुछ सीटें ला सकें। तो जब तक वे उस गुट में रहेंगे, उस एलियंस में रहेंगे, तब तक एक सफोकेशन के स्टेज में तो रहेंगे ही रहेंगे, अपनी पार्टी का भी नुकसान करेंगे। और आपने अगर उमर अब्दुल्ला साहब की सुनी होगी तो बहुत स्पष्ट कहे, मुझे उनकी बात अच्छी लगी कि भाई देखिए सीधी सी बात है कि मतलब हम 5 सीट जो भी जे.एंड.के की हैं वो तो हम लड़ने ही जा रहे हैं, हम किसी के साथ सीट शेयर करने नहीं जा रहे हैं, एंड वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस इंडी एलियंस। एंड आगे के लिए भी उन्होंने बता दिया कि आगे भी हम इस एलियंस को ज्वाइन करने वाले नहीं हैं। खैर ये तो बात की बात होगी कि पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट्स फिर वो किस खेमे में नजर आएंगे, कि इंडिया एलियंस में वापस से वो राह ढूंढ रहे होंगे, या एनडीए में आ चुके होंगे, या तो फिर न्यूट्रल होके वे अपने जो भी 1-2 सीट पा गए तो उन्हीं को लेके बैठे होंगे। अब ये तो वक्त बताएगा। मगर उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही कि इंडी एलियंस में रहकर भाई हमें मिलना ही क्या था, मिलना तो कुछ था नहीं, उल्टा हमारी अपनी एनसी ही कमजोर हो रही थी, उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही कमजोर हो रही थी। तो बेटर इट वाज फॉर देम, द ओनली ऑप्शन आई विल से कि विच वाज लेफ्ट विद देम, कि आप एलियंस से बाहर चले जाओ। और कुछ बचा भी नहीं है सिवाय 1-2 कह लीजिए एक कांग्रेस को छोड़कर, कौन सी आप पार्टी को दूसरी आप नाम ले सकते हैं कि जो मतलब कुछ भी 10-12 सीट भी लेकर आ जाए। एक इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, दूसरी समाजवादी पार्टी हो गई, तीसरी वो एक राष्ट्रीय जनता दल हो गई, चौथी तृणमूल कांग्रेस, वो पहले से अपने आप को बता दिए कि भैया पश्चिम बंगाल में हमसे उम्मीद मत करो। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी वाले साहब बोल रहे हैं कि भैया पंजाब में पूरी सीटें हमारी, चंडीगढ़ की सीट हमारी, दिल्ली में लेनी हो तो 1 सीट ले लो, मगर उसके बदले में गुजरात में हमको 7 सीटें 8 सीटें दे दो। तो ये तो फिर ऐसा हो जाएगा ना कि कांग्रेस उनके सामने साष्टांग हो जाए, बस इतनी बचेगा। तो ये स्थिति है सो कॉल्ड इंडी एलियंस की। फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी मतलब कुछ एक चीजें ऐसी हो जाती हैं। अब छोड़िए, अब उस बोल हो सकता है कि भाई स्लिप ऑफ टंग हो, नहीं तो उनके मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आज गुरु नानक देव जी को उन्होंने बिहार में उनका जन्म स्थान भी बता दिया, तो यथा राजा तथा प्रजा वाली बात हो जाती है। चलिए साहब, अब आज के लिए आप सब आज्ञा दें, और हाँ, अपनी संवेदना हमारी उस संदेश खाली की बहनों के साथ, माताओं के साथ, उस एक वर्ग विशेष के साथ, है ना, जो पीड़ित है, और अब उनको शायद है कि उस वेदना से भी ज्यादा वेदना अब सह रही होंगी, क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी के खास जो वोट बैंक है उसके खिलाफ आवाज उठाई। भले भी पीड़ा सहती रही होंगी कितने समय तक, वही जानती हूं,
और अब उससे भी ज़्यादा पीड़ा शायद अब उनको सहनी पड़े। आज के लिए इतना ही। और संवाद अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे कल किसी नए विषय पर, आपके साथ संवाद कर रहे होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि।